हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। हम आज से आपका जो 12th क्लास का मैथ्स का सिलेबस है, जिन जिन बोर्ड्स में एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है, उन सभी बोर्ड्स को टारगेट करते हुए हम आज से आपके क्लास 12th के मैथ्स के सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला जो चैप्टर लिया है वो है आपका चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम वन शॉट्स के थ्रू देखने वाले हैं। और ये भी बात है कि हम इसको एक वन शॉट में न देखकर हम इसके 2 से 3 पार्ट लेकर के आएंगे हर एक चैप्टर के, जिससे क्या होगा, हम वन शॉट को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। जो चैप्टर्स थोड़े छोटे होंगे उनके वन शॉट कम आएंगे, और जो चैप्टर ज्यादा बड़े होंगे उनके वन शॉट है वो 1-2 पार्ट है वो ज्यादा आ जाएंगे। तो हम वन शॉट को ज्यादा लंबा न खींचकर उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। और हम इस क्लास में क्या देख रहे होंगे, यदि मैं उसकी बात करूं तो जो ये अपना पार्ट 1 है इस वन शॉट का, जैसे यदि मैं आपको बात करूं वेक्टर चैप्टर की, वेक्टर अलजेब्रा जो हमने चैप्टर लिया है, इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। और जो अपना अगला पार्ट आएगा पार्ट नंबर 2, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपके जो बोर्ड्स हैं यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, इन बोर्ड्स के जो पीवाईक्यूज हैं, यानी कि जो पिछली कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर के जो पार्ट 2 आएगा वन शॉट का, उसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। और हम ये भी देख पाएंगे कि जो बोर्ड होते हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से बोर्ड में किस टाइप के आते हैं। तो हम सभी बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनको मिक्स करके देख रहे होंगे। तो हम इस प्रकार से ये जो आपकी वन शॉट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, इसको हम इस प्रकार से कंटिन्यू रखने वाले हैं। यदि आप सब लोगों का सपोर्ट रहा तो हम ज्यादा से ज्यादा जल्द ही जल्द और चैप्टर्स को भी लेकर के आएंगे। आपको करना क्या है, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप अपने जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी आप अपने दोस्त रखते हो, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। और ये हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं। ये अपनी वन शॉट सीरीज रहने वाली है, जिसमें हम वन शॉट के थ्रू सभी चैप्टर्स को समझने वाले हैं। वन शॉट को ज्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे कि 3 घंटे का हो गया, 4 घंटे का हो गया, ऐसा भी नहीं होगा हमारा। हम ये कोशिश करेंगे कि इसको 1 से 1.25 घंटे के अंदर अंदर हम चैप्टर्स को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। हम एक दिन में पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इसकी क्वेश्चंस की जो भी प्रैक्टिस है उन पर आएंगे। आपको करना क्या है, आपको आज का हमारा ये वन शॉट देखना है, और उसके बाद आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसके क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको अगली जो कक्षा होगी उसमें उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। या फिर आप एक काम कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी जाकर के मुझे पर्सनली अपने जो भी डाउट्स होते हैं या जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए उनको बता सकते हो, तो मैं आपको उनका सॉल्यूशन है वो वहां पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये था आप सब लोगों के लिए। अब आपका काम है कि आपको यदि क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें अपने इस चैनल को। इस प्रकार की हम वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर है, हमने जो चैप्टर लिया है सबसे पहले वो है आपका वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th की मैथ्स का, जिसका आज हमारा पार्ट 1 होने वाला है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में, ये देखते हैं कि हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को है वो डिस्कस कर रहे होंगे आगे। यदि मैं उनकी बात करूं, ये हो गया आपका चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें पाठ परिचय में हम क्या देखेंगे कि हमें जो आपका चैप्टर है सदिश बीजगणित, इसमें किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करना है
और हमें किस टॉपिक में क्या देखना है। सबसे पहले हम ये इस चैप्टर को देख लेते हैं कि हमें इन टॉपिक्स को है वो आगे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम, आपको पता ही है, बेसिक सदिश के बारे में जानेंगे। सदिश क्या होता है, सदिश के बारे में जितने भी डिटेल होगी वो हम सदिश के बारे में लेंगे। फिर अपन आगे क्या करेंगे, सदिशों के प्रकार, सदिश कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी प्रकारों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अपना आगे आएगा सदिशों का योगफल। जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम योगफल किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि उनको ऐड किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो भी हम देख रहे होंगे। आगे फिर है सदिशों का गुणनफल। ये जो टॉपिक्स हैं हम इनको डिस्कस कर रहे होंगे आपके इस चैप्टर में। और फिर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो आपको खुद से करने होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेंगे वो मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। उसके बाद ये जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं वो खुद से करने हैं। हम जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको फायदा क्या होगा, आपने, मुझे उम्मीद है, एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर ली होगी। एक तो आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आ जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, यानी कि रिवीजन भी हो जाएगा। उसी के साथ क्या होगा कि आपको यह समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस किस बोर्ड में आते हैं, हमारे बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप 3-4 बोर्ड्स के क्वेश्चंस कर लोगे तो आप ये उम्मीद लगा के रखना कि उन्हीं में से आप में या उसी टाइप से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। हाँ, तो आइए अब हम चलते हैं सबसे पहले बेसिक सदिश पर। सदिश क्या होता है, देखो, यदि जब हम बात करूं भौतिक राशियां की तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। सबसे पहले यदि मैं बात करूं भौतिक राशियां, सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, भौतिक राशि। वो कितने प्रकार की होती है, वो होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक होती है सदिश राशि, सबसे पहले हम अदिश देख लेते हैं। एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती है, वे राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण हो, ऐसी राशियां क्या होंगी, अदिश राशि होंगी। सदिश राशि कौन सी होंगी, ऐसी राशि जिसमें परिमाण तो हो साथ ही साथ दिशा भी हो। तो अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण, केवल परिमाण। और सदिश राशि क्या होंगी, इसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो। आप सब लोगों को एक काम और करना है, मेरे साथ के साथ ही आप सब लोगों को जो नोट्स हैं अपने वो प्रिपेयर कर लेने हैं, ताकि फिर आपको जो है टाइम ना देना पड़े। जस्ट 1 सेकेंड। यस, परफेक्ट। अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। क्या होता है अदिश राशि, जिसमें केवल परिमाण हो, सदिश राशि उसमें परिमाण प्लस दिशा हो। ऐसी राशि अदिश और सदिश राशि के बारे में हमने जान लिया। यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो क्या होंगे, अदिश राशि के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे समय, दूरी, ये क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। इस प्रकार की और भी भौतिक राशियां होती है, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब क्या होती है, अदिश राशि होती है। यदि मैं बात करूं सदिश राशि के एग्जाम्पल्स की
तो सदिश राशि में हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल आता है, यदि मैं उसकी बात करूं तो क्या होगा, बल, वेग, त्वरण, यानी कि इस प्रकार की जो होती है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशि होती है। अब हम चलते हैं सदिश क्या होता है। सदिश हमने सबसे पहले क्या जान लिया कि ऐसी भौतिक राशि होगी जिसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा उसका कुछ ना कुछ, ठीक है। अब जैसे यदि मैं आपको एग्जाम्पल लूं और समझाने की कोशिश करूं, जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक क्या है, सदिश है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका एक टुकड़ा है, वो क्या है, ये है, ये इस प्रकार से इसका एक टुकड़ा है इस लाइन का, और ये लाइन क्या है, यहां से इधर जा रही है, इसकी दिशा भी दी गई है हमें। मैं इसको एक बिंदु नाम दे देता हूं, इसको मैंने ए बिंदु नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया बिंदु बी। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये लाइन है, कोई रेखाखंड है, उसका ये एक भाग लिया है मैंने इतना सा, जिसको मैंने नाम दे दिया, इस बिंदु को ए नाम दे दिया, इस बिंदु को नाम दे दिया बी, और इसकी जो दिशा है वो है ए से बी की तरफ। इसकी दिशा क्या है, ए से बी की तरफ, ये इसकी दिशा है। यदि हम आगे और बात करें तो अब हम इसको किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं वो देखूं तो हम इसको लिख सकते हैं सदिश ए बी, या तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सदिश ए बी, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका क्या होगा, या इसको हम ए बी के ऊपर इस प्रकार से ये एक लाइन खींचेंगे। ये इसको लिखने का जो है तरीका है, यानी कि इसको निरूपित करने का जो तरीका है वो ये है, ए बी के ऊपर ये जो तीर का निशान आएगा इसको बोलेंगे हम ए बी वेक्टर, यानी कि सदिश ए बी। इसमें क्या होता है, ए क्या है, प्रारंभिक बिंदु, बी क्या है, अंतिम बिंदु। इसको निरूपित करने का तरीका समझ रहे हो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ए से बी की तरफ है। ए प्रारंभिक बिंदु है, आप देख सकते हो, बी है वो क्या है, अंतिम बिंदु है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसको निरूपित करने का जो तरीका है वो ये हो गया। अब हम और क्या देख सकते हैं वेक्टर में, वो ये देख सकते हैं कि जो वेक्टर होता है, मान लीजिए ये कोई भी एक वेक्टर है, एक बार के लिए आप मान लीजिए इसका कोई भी मैग्नीट्यूड दिया गया होगा, इसकी दिशा दी गई होगी। अब वेक्टर के साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो ये वेक्टर है मैं इसको इधर से इधर ले जा सकता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जो वेक्टर यहां था वो ही यहां होगा, इसको मैं यहां से यहां कहीं भी ले जा सकता हूं। लेकिन एक बात ये याद रखना है, मैं इसको इस तरह से ये घुमा नहीं सकता। ये यहां है ना तो ये यहां ही रहेगा, इसकी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं कर सकता। मैं इसको यहां ले गया तो भी यही वेक्टर होगा, यहां ले गया, यहां ले गया, यानी कि वेक्टर को मैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूं, लेकिन इसके डायरेक्शन के साथ या इसके मैग्नीट्यूड के साथ हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब यदि मैं बात करूं आगे, ये हमने देख लिया, इसको दर्शाने का जो तरीका है वो ये होगा। अब इसका यदि मैं बात करूं परिमाण क्या होगा, ये जो ए बी है इसका परिमाण क्या होगा और उसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो इसके परिमाण को हम दर्शाएंगे इस प्रकार से, ए बी का मैग्नीट्यूड। दो खड़ी लाइंस लगाएंगे, इससे आप समझ जाना कि ये जो ए बी वेक्टर है इसका क्या है, परिमाण को दर्शाने का जो तरीका है वो ये है। देखो हम वन शॉट को कवर कर रहे हैं, लेकिन हम बेसिक से लेकर के एक एक आपका जो भी टॉपिक होगा उसको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से हम इसका परिमाण है वो भी दर्शा सकते हैं। यह हो गई वेक्टर की बात। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर,
जो कि था स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर। एक वेक्टर होता है, उसको दर्शाने का या उसकी स्थिति को बताने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ये आपके पास एक निर्देश तंत्र है। मैं इसमें केवल और केवल प्रथम जो चतुर्थांश है वही बनाऊंगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हम लेकर के चलेंगे। इसका ये क्या हो गया, मूल बिंदु, जिसे मैंने ओ से दर्शा दिया। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और मैं जेड एक्सिस को और दर्शा देता हूं, या रहने देते हैं जेड एक्सिस को, हम एक्स और वाई के साथ ही इसको देख लेंगे। वैसे आपको दर्शाना तो जेड एक्सिस को भी पड़ेगा। ये मान लीजिए ये हो गया जेड एक्सिस, हाँ ये हो गया जेड एक्सिस, ये ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु दिया गया है हमें P। अब हमें बिंदु P की जो है स्थिति बतानी है, वो भी किस प्रकार से कि हमें सदिश में बतानी है। देखो सीधा बताना हो निर्देश तंत्र में तो हम ये इसको बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इसके जो निर्देश हैं वो क्या दिए गए हैं, एक्स वाई और जेड दिए गए हैं। इसके जो निर्देशांक है वो क्या दिए गए हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड दिए गए हैं। अब हमें तो इसकी स्थिति दर्शानी है, वो भी किस में, सदिश में। तो वो हम किस प्रकार से दर्शाएंगे वो देखें। तो हम सबसे पहले जो ओ मूल बिंदु है उससे उस बिंदु को मिला देंगे। अब हमें स्थिति दर्शानी है, तो ये जो सदिश हो गया ओ से पी तक, ये जो वेक्टर है ओपी, इसकी स्थिति बतानी है हमें। तो क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर बराबर। अब आपने जो आपकी क्लास 10 थी उसमें दूरी सूत्र का प्रयोग किया होगा। उस दूरी सूत्र में क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0,0,0, x माइनस 0, तो x माइनस 0, आगे क्या लगेगा, आई कैप। ये क्या दर्शाएगा, इसकी दिशा को दर्शाएगा कि एक्स एक्सिस में ये दिशा है। इसको आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं यदि मैं उनको भी बताऊं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसमें एक इकाई दूरी, मान लीजिए ये है एक इकाई दूरी, यहां तक का जो वेक्टर होगा उसे हम आई कैप बोलेंगे। आई कैप क्या दर्शा रहा है, एक्स एक्सिस में दिशा दर्शा रहा है कि आई कैप जहां भी होगा आप समझ लेना कि ये क्या है, एक्स एक्स में दिशा को निरूपित कर रहा है। इसी प्रकार जे कैप वाई एक्सिस में और के कैप जेड एक्सिस में, ये क्या है, इकाई सदिश है, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, वो एक इकाई है। तो आप जैसे x को 1 से गुणा करोगे x ही आएगा, आई कैप आ गया, तो अब उसकी दिशा जो है वो पता चल गई कि x है वो एक्स एक्स की दिशा में है। दिशा को डिफाइन करता है आई कैप, जे कैप, के कैप, बस इनका यही काम होता है। आई कैप हो गया प्लस, यहां से क्या होगा, y माइनस 0, जे कैप प्लस जेड माइनस 0, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप को भी आपने सीख लिया। अब ओपी वेक्टर जिसे हम स्थिति सदिश कहते हैं, ये क्या आया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस प्रकार से हम इसको स्थिति सदिश नाम देते हैं। अब जो ओपी वेक्टर है ये क्या हो गया, स्थिति सदिश हो गया है। इस प्रकार से हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं, हमने स्थिति सदिश को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आगे चले, अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, दिक कोसाइन और दिक अनुपात। दिक कोसाइन और दिक अनुपात को समझने के लिए मैं वापस आपको पिछली स्लाइड पर लेके जाता हूं। आपने ये समझ लिया होगा, स्थिति सदिश समझ ली। अब हम यदि इसमें और डिस्कस करें कि ये जो वेक्टर है ओपी, इसका एक्स एक्स के साथ एंगल क्या है, वो है ये
इसको मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं अल्फा, और इसका वाई एक्सिस के साथ कोण ये वाला, इसको मैं नाम देता हूं बीटा। ये जो ओपी वेक्टर है इसका जेड एक्सिस के साथ कोण ये हो गया, इसको मैं नाम देता हूं गामा। अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या है एक्स एक्स के साथ कोण, बीटा क्या है वाई एक्स के साथ कोण, और डेल्टा क्या है जेड एक्स के साथ एंगल। तो हाँ जी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी वेक्टर की पोजीशन को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम ये बता रहे थे कि सदिश है ओपी, इसका एक्स एक्स के साथ एंगल है उसको हमने अल्फा नाम दिया है, वाई एक्स के साथ इसका जो एंगल है उसको हमने बीटा नाम दिया है, और जेड एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है उसको हमने क्या नाम दिया है, गामा नाम दिया है। इस प्रकार से हमने अल्फा बीटा और गामा तीनों को नाम दे दिया गया है। अब यदि मैं बात करूं देखो दिक कोसाइन की, सबसे पहले यदि मैं आपके बात करूं दिक कोसाइन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, तो दिक कोसाइन कुछ भी नहीं है, यही है कि ये जो वेक्टर है इसका एक्स एक्स के साथ जो एंगल है इसका कोसाइन मान यानी कि इसका कोस का मान, तो क्या होंगे दिक कोसाइन क्या होते हैं, दिक कोसाइन होंगे एल एम और एन। दिक कोसाइन क्या होंगे एल एम एन बोलेंगे हम। एल क्या होगा, एल है एक्स एक्स के साथ जो एंगल है उसका कोस की जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो एंगल अल्फा है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कोस अल्फा, जिसे हम एल से दर्शाते हैं। अब यदि मैं बात करूं एम, तो वो क्या हो जाएगा कोस बीटा, यानी कि वाई एक्स के साथ जो एंगल है उसका मान, और एन क्या हो जाएगा कोस गामा। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को ही हम एल एम और एन नाम देते हैं। एल एम एन देख लिया हमने। अब यहां पर क्या होता है, एक जो चीज है वो लागू क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट जो आपको चीज याद रखनी है वो क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन तीनों का जो योगफल है वो क्या होगा हमेशा ये एक होता है। ये चीज आपको याद रखने योग्य है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का जो वैल्यू है, जिन तीनों की वैल्यू को ऐड करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है एक होता है। ये बात याद रखना। ये हो गई दिक कोसाइन। एल एम एन क्या है कि कोई भी वेक्टर है उसका एक्स एक्स के साथ एंगल उसका कोस का मान एल हो गया। एम क्या है वाई एक्स के साथ उसका जो भी एंगल है उसका कोसाइन यानी कि कोस का मान, तो कोस बीटा यानी कि एम हो गया। और जो गामा है वो जेड एक्स के साथ एंगल है और उसकी जो कोस की वैल्यू है यानी कि कोस गामा वो क्या हो गया एन हो गया। तो एल एम एन ये क्या हो गए हमारे पास दिक कोसाइन हो गए। यदि मैं यहां पर बात करूं दिक अनुपात, तो दिक अनुपात कुछ नहीं है एक्स वाई और जेड, यही क्या होंगे इसके दिक अनुपात होंगे एक्स वाई और जेड। हम पिछला जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है उसी के रिगार्डिंग है वो हम बात कर रहे हैं। इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या हो गया एक्स वाई और जेड हो चुका है। ये हो गए इसके डायरेक्शन रेशियो, यानी कि ये जो एक्स वाई जेड दिए गए हैं यही क्या होंगे इसके दिक अनुपात आप बोल सकते हो। ये हो गए आपके पास दिक कोसाइन और दिक अनुपात। यदि हम आगे चले, अगला अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिशों के प्रकार। सदिश कितने प्रकार के होते हैं और ये हम देखने वाले हैं कि किस टाइप में क्या होता है, वो भी हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। देखो यहां पर मैं आपको जो परिभाषा है वो तो नहीं लिखाऊंगा कि शून्य सदिश क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखिए और लिखिए। आपने जब इस चैप्टर को पहले भी पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा, यदि नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के इसको चलने वाले हैं। तो आप इसकी जो भी डेफिनेशन होगी वो आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, या आप अपने जो भी नोट्स हैं या जो भी हैं वहां से आप इनकी जो परिभाषा है वो आप समझ सकते हो। और जो समझाने का काम है वो मेरा है, मैं इनको बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा।
अब यदि हम बात करें सदिशों के प्रकार, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, आपके इस चैप्टर में मूलतः केवल और केवल 6 टाइप के ही वेक्टर हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहला जो टाइप है वेक्टर का वो है शून्य सदिश। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि शून्य सदिश क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, 0 हो, शून्य सदिश कहलाता है। क्या हो गया, कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, 0 हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, शून्य सदिश कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो, यानी कि एक ही बिंदु हो, तो ऐसा वेक्टर क्या होगा, शून्य सदिश कहलाता है। ये हो गया। जैसे इसके यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे ए वेक्टर, दोनों बिंदु एक ही हैं, तो ये क्या होगा, शून्य सदिश होगा। जैसे बी वेक्टर, ये भी शून्य सदिश होगा। या यदि मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि इसका परिमाण क्या होगा, 0 होगा, ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। इसके नाम से ही समझ आ रहा है। अब यदि हम आगे चलें तो अगला क्या है, इकाई या मात्रक सदिश, जिसे हम इंग्लिश में यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। इकाई से आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। या इसको लिखने का जो तरीका है, इकाई या मात्रक सदिश, इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे कोई ए वेक्टर है तो इसको ए कैप से दर्शाएंगे। जैसे कोई वेक्टर ए दिया गया है तो इसको हम ए कैप से दर्शाएंगे। ए कैप का मतलब क्या होगा, ए का इकाई सदिश या ए का मात्रक सदिश, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मात्रक सदिश क्या होगा, ए कैप क्या होगा, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि एक सदिश अपॉन ए का परिमाण, यही क्या होगा, ए का इकाई सदिश कहलाता है। बिल्कुल बेसिक है ये भी, इसका इकाई या मात्रक सदिश निकालना भी। तो इस फॉर्मूले से आप इसका जो मात्रक सदिश होता है या इसका जो इकाई सदिश, उसको आप निकाल सकते हो। अब यदि हम आगे बात करें सह आदिम सदिश, यदि इसका मैं इंग्लिश का नाम पढ़ूं तो क्या है, को इनिशियल वेक्टर। हिंदी वाले नाम से यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसका इंग्लिश वाला नाम पढ़िए, उससे आपको समझ में आ रहा होगा। को इनिशियल, कि भैया थोड़ा थोड़ा नाम से हम डिफाइन कर तो पा रहे हैं कि को इनिशियल यानी कि ऐसे वेक्टर हो सकते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। कि भैया क्या ऐसा होता है कि ऐसे वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, उन सदिशों को हम सह आदिम सदिश कहते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही, कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल बिंदु यानी कि जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ऐसे वेक्टर को हम सह आदिम सदिश कहते हैं। क्या लिखेंगे हम, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, सह आदिम सदिश कहते हैं। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो वो जैसे ये एक वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर है, इसको बोल दीजिए आप ए वेक्टर, इसको बोल दीजिए बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, इसके सह आदिम सदिश है या को इनिशियल वेक्टर है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। संरेख सदिश, अगला क्या है, संरेख सदिश या कोलिनियर वेक्टर। ऐसे सदिश जो समांतर हो, ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर या संरेख सदिश कहते हैं। समांतर सदिश को ही हम संरेख सदिश कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हो, दो या दो से अधिक समांतर सदिश को संरेख सदिश कहते हैं।
को संरेख सदिश कहते हैं। अब यदि जब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, क्या ये दोनों सदिश हैं, वो संरेख सदिश हैं? तो हम बोलेंगे हाँ है। लेकिन यदि मैं यहीं पर बात करूं, क्या ये और ये दोनों संरेख सदिश हैं? तो आप क्या बोलोगे? इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन विपरीत है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? विपरीत होगी, तो इसीलिए ये नहीं होगा। ये दोनों जो समांतर सदिश हैं ये क्या होंगे? संरेख सदिश होंगे। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार यदि हम आगे और चले तो आगे क्या है? समान सदिश, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वेक्टर समान तभी होंगे, उन पे क्या कंडीशन लगेगी? एक तो जब उनका परिमाण है वो समान हो, दूसरी क्या होगी? उसकी दिशा भी समान हो, तब जाके वो दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। दो या दो से अधिक सदिश समान तब होंगे, दो या दो से अधिक सदिश समान तब होंगे जब क्या कंडीशन लगेगी? पहली कंडीशन क्या है? उनका परिमाण समान हो। सदिश में आपने देखा था कि सदिश राशि कौन सी होती है? जिनमें परिमाण और दिशा हो तो उनका परिमाण समान हो। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी? कि उनकी दिशा क्या हो? समान हो, उनकी दिशा भी है वो समान हो, उनकी दिशा समान हो। ऐसे वेक्टर क्या होंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अब जैसे इसकी यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वो क्या होंगे? एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनका परिमाण भी समान है और इनकी दिशा भी है वो भी समान है, तो ये क्या होंगे? समान सदिश कहलाएंगे। अब यदि हम आगे और बात करें, अगला सदिश क्या होगा? ऋणात्मक सदिश या नेगेटिव वेक्टर। नाम से ही समझ आ रहा है कि जैसे एक सदिश ये ए बी है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसकी विपरीत दिशा में जो भी वेक्टर होगा, यानी कि परिमाण तो दोनों का एक समान रहेगा लेकिन दिशा है वो क्या होगी? विपरीत होगी। ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। यानी कि क्या है अब की बार कि सदिश की दिशा है वो तो विपरीत होगी लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? समान होगा। जैसे एक वेक्टर ए बी हो गया तो अब क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ बी ए। यही होगा। तो इस प्रकार से ये होता है। जल्दी से आप इन सभी को नोट कीजिए, तब तक के लिए हम आगे का और डिस्कस करते हैं। ये हमने देख लिए टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश के प्रकार। ए बी का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ बी ए जो वेक्टर होता है ये इसका नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अब यदि हम आगे और चले तो ये हमने जितना भी आपका पोर्शन देखा है उस सभी से आपकी जो प्रश्नावली है 10.1 उसके आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो, और इसके जितने भी उदाहरण हैं 10.1 प्रश्नावली से जितने भी पहले आपके एग्जाम्पल्स आते हैं आप उन सभी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है? आपके लिए ये होमवर्क रहने वाला है कि आप प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कम से कम एक बार उसको अटेम्प्ट जरूर करना है आपको। आए या नहीं आए वो तो अलग बात है, यदि नहीं आए तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन है वो कहीं से भी देख सकते हो। वैसे नॉर्मली आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट्स को है ना बिल्कुल बेसिक से क्लियर किया है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं 10.1 के वो सभी के सभी इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित हैं। इस प्रकार से आप प्रश्नावली 10.1 को कर सकते हो।
हम आगे चले, अगला टॉपिक है सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखो सदिशों का योगफल क्या होता है कि दो सदिश दिए गए होंगे या दो से अधिक सदिश दिए गए होंगे, उन्हें हमें ऐड करना है। तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? यदि मैं उसकी बात करूं तो सदिशों का योगफल है वो दो प्रकार से होता है। इसमें दो टाइप्स हैं। एक जो है वो उसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज योग नियम। त्रिभुज योग नियम, इसके दो नियम हैं। सदिशों के योगफल के दो नियम हैं, एक है त्रिभुज योग नियम, एक है समांतर चतुर्भुज योग नियम। समांतर चतुर्भुज योग नियम इस प्रकार से है। अब यदि मैं सबसे पहले बात करूं यहां पर, एक नंबर त्रिभुज योग नियम, तो ये क्या होता है? त्रिभुज योग नियम में क्या होता है? बेसिकली कुछ तो समझ आ रहा होगा आपको नाम से ही कि त्रिभुज योग नियम, त्रिभुज योग नियम किसे कहते हैं। हाँ, यदि वो मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप नाम से समझ रहे होंगे कि एक त्रिभुज टाइप का कुछ होगा, उसमें फिर हम वेक्टर का एडिशन करेंगे। अब देखो जैसे ये कोई एक वेक्टर है, इसको अब मैं कैसे बताऊंगा? इसको मैं वेक्टर की पूंछ बोलूंगा, इसको वेक्टर का सिर बोलूंगा। ये वेक्टर का सिरा बोल सकते हो या आप सिर बोल सकते हो। इसे मैं बोलूंगा वेक्टर की पूंछ या पीछे का ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। अब एक वेक्टर ये दिया गया है, एक भी मान लीजिए, आप जो भी नाम देंगे वो नाम दे देंगे। जैसे दूसरा वेक्टर है वो यहीं से स्टार्ट होता है, मान लीजिए ये वाला वेक्टर है। जहां पर ये वेक्टर खत्म होता है, जहां पर ये वाला वेक्टर खत्म होता है, वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, वो यहां जाता है। तीसरा वेक्टर वो क्या दिया गया है कि हम अब की बार इसके सिर से न लगा करके, मान लीजिए ये तीसरा वेक्टर यहां से शुरू होकर के और इसके सिर में जाकर के मिलता है। अब आपको समझ आ रहा होगा इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है वो ये, इसकी ये है, इसकी ये है। होनी क्या चाहिए थी कि इसकी भी ये होती, लेकिन है क्या यहां पर? इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये। तो हमें समझ में आ रहा है कि इसकी पूंछ और इसका सिर, फिर यहां पर इसका सिर और इसकी पूंछ, ये दोनों ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर इन दोनों वेक्टर्स की क्या है? पूंछ पूंछ है, और यहां पर इन दोनों वेक्टर का क्या है? सिर सिर है। अब समझाने का तरीका देखो आप मेरा क्या होगा। जैसे मैं नाम दे देता हूं PQR, ये बिंदुओं को नाम दे दिया, या एक काम करता हूं मैं वेक्टर को नाम दे देता हूं, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। हमें बताना क्या है? इसका मान बताना है। तो वो क्या होगा? ये और ये जो वेक्टर है, इन दोनों का एडिशन ही इसके बराबर होता है, तीसरे के बराबर। इसको आप पहचानोगे कैसे? जैसे ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर इसका खत्म हुआ, और यहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया, यहां तक गया। इन दोनों वेक्टर का एडिशन, ये जो वेक्टर स्टार्ट हुआ है यहीं से तीसरा वेक्टर स्टार्ट होगा और यहां पर जाएगा। इस प्रकार से इनका जो एडिशन है वो होगा। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये क्या आएगा? AB वेक्टर आएगा। अब जैसे ये नहीं दिया गया हो, ये दिया गया हो, ये दिया गया हो, हम ये निकाल लेंगे। यदि अब की बार मान लो ये नहीं दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो अब आप क्या करोगे? इस वेक्टर में से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार ये दिया हो, ये दिया हो, इसका मान पूछा हो तो क्या होगा? इसमें से ये घटाओगे, ये आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। समझ आया कुछ? आया कुछ?
थोड़ा थोड़ा है। और समझाओ, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है। इसको मैंने नाम दे दिया पी वेक्टर, इसको नाम दे दिया क्यू वेक्टर और इसको नाम दे दिया आर वेक्टर। अब मेरे को यह बता दो इसमें सबसे बड़ा वेक्टर क्या होगा? पी क्यू आर में से सबसे बड़ा जो वेक्टर है वो कौन सा है? यदि ये मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं तो उसमें क्या होगा? P प्लस आर का जो एडिशन होगा वो Q के बराबर होगा। वो किस तरह से होगा भैया? ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां जा रहा है, फिर यहां से एक और वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, यहां जा रहा है, लेकिन ये जो तीसरा वेक्टर है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। जाना क्या चाहिए था? यहां से यहां जाना चाहिए था, तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो P प्लस आर क्या हो जाएगा? Q वेक्टर के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से ये होता है त्रिभुज योग नियम सदिश का। यह भी हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं समांतर चतुर्भुज योग नियम। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं मैं एक बार, हम फिर आगे चलेंगे समांतर चतुर्भुज योग नियम पर, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार हम त्रिभुज योग नियम को ही क्लियर कर लेते हैं। अब यदि आपको जो बी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसका समान हो और इसके विपरीत दिशा में इस प्रकार से ये कोई एक वेक्टर दे दिया गया हो, मान लीजिए इस प्रकार से वेक्टर दिया गया हो, ए वेक्टर ये है ही, बी का मैग्नीट्यूड समान है लेकिन दिशा अलग है, ये इस प्रकार से आपको दिया गया हो, तो ये जो यहां से यहां पर वेक्टर मिलाएगा वो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर ये बी है, नीचे वाला नेगेटिव बी हो जाएगा माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी वेक्टर जो है वो नीचे इस तरह से आएगा, वो हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करना था। दूसरा है समांतर चतुर्भुज योग नियम। समांतर चतुर्भुज योग नियम, अब देखो समांतर चतुर्भुज योग नियम क्या कहता है हमें? अब की बार क्या होंगे? वेक्टर क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज की दिशा में होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, अब की बार सीधा है, हाँ ठीक है, काम चला लेना आप, कोई ना। ये कोई वेक्टर मान लो बी वेक्टर, ये हो गया इस प्रकार से, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, हाँ ये यहां तक मान लीजिए। अब हमें पूछा क्या गया है? इसका मान पूछा गया है। हाँ इस वेक्टर का मान पूछा गया है, मान लीजिए इसको वेक्टर ए बोला गया है, इसको बी बोला गया है, तो ये जो वेक्टर है इसका मान अब की बार पूछा गया है। इसका मान हम किस प्रकार से बताएंगे? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से यहां मिला लेते हैं और इसको यहां से यहां मिला लेते हैं। क्या ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा टेढ़ा बना है और आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज की शेप में बनेगा। यानी कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, ये दोनों समान वेक्टर होंगे। इसकी दिशा मैंने इस प्रकार डिफाइन कर दिया आपको, तो ये भी क्या हो जाएगा? बी वेक्टर होगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने ही भुजाएं बराबर होती है, ये क्या होगा? उसका विकर्ण होगा। अब यदि ये वेक्टर ए है, इसकी दिशा भी इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा? ये भी ए वेक्टर हो जाएगा।
दोनों वेक्टर क्या होंगे, ए वेक्टर हो गए। अब हमें क्या पूछा गया है, इसका परिमाण बताना है। किस प्रकार से बताओगे, वही त्रिभुज नियम। इस बिंदु से एक वेक्टर स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, यहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, लेकिन जो तीसरा वेक्टर है वो यहां से स्टार्ट होके यहां जा रहा है। यहां पर इन दोनों वेक्टर के सिर मिल रहे हैं, यहां पर इन दोनों वेक्टर की पूंछ मिल रही है। तो इसका एडिशन क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा। ऊपर वाले को भूल जाइए एक बार। अब ऊपर वाले को याद रखिए, नीचे वाले को, इसको और इसको भूल जाइए। ये बी वेक्टर है, ये यहां से यहां ए वेक्टर है, और यहां से यहां तक ये तीसरा वेक्टर है, तो b प्लस ए हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी। यदि मैं आपको वेक्टर में बताऊं एक सेकंड के लिए, यहां पर यदि मैं आपको एक चीज और बताऊं तीसरी नोट करने वाली, कि a प्लस बी क्या होगा, b प्लस ए होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन में, कि a प्लस बी वैक्टर b प्लस ए ही होगा। ये दोनों क्या है, समान है। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज योग नियम। अब हम यदि आगे चले तो आगे क्या है, एक सदिश के घटक, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सदिश के घटक क्या होते हैं, ज्यादा बोलते रहने से थोड़ा गला है वो सूख जाता है। अब देखो, एक सदिश के घटक की यदि मैं बात करूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वो क्या होते हैं, एक सेकंड, हाँ, हम बात कर रहे हैं एक सदिश के घटक। सदिश के घटक क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। मान लीजिए, माना एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है, जो है एक्स आई कैप प्लस, हाँ प्लस लगा लीजिए वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, इसके हमें कंपोनेंट यानी कि घटक बताने। यदि मैं यहां पर बात करूं अदिश घटक, एक होते हैं अदिश घटक, एक होते हैं सदिश घटक। अब आप नाम से समझ ही गए होंगे कि अदिश घटक क्या होंगे, सदिश घटक क्या होंगे। अदिश घटक क्या होंगे, यहां पर एक्स वाई और जेड, ये इनको हम अदिश घटक कहते हैं। सदिश घटक, इनमें दिशा भी साथ होगी, एक्स आई कैप, दूसरा क्या हो जाएगा वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हो गए इसके सदिश घटक। इस प्रकार से ये होते हैं एक वेक्टर के घटक, या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर भी हमें इसे कहते हैं। ये देखो बिल्कुल आसान आसान जो भी टॉपिक है वो आपके में आ रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल इजीली कर सकते हो। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, हाँ, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होगा, कि जैसे मान लीजिए यहां इस साइड बनाता हूं अब की बार मैं डायग्राम। ये दिया गया है एक्स और वाई, जेड भी दिया गया है। आप मान लीजिएगा हम दो को ही दर्शा के चलते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये मूल बिंदु O है जिसके निर्देशांक 0,0,0 है। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु Q है और यहां पर कोई बिंदु P है। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, यानी कि अब की बार हमें PQ पूछा है। पूछा क्या गया है हमें, P से Q की तरफ जो वेक्टर है उसको पूछा गया है कि PQ क्या होगा। हम इसको सॉल्व करने का जो सही तरीका है वो क्या होता है, इसको मूल बिंदु से भी मिला देंगे, और इसको भी मैं मूल बिंदु से है वो मिला देता हूं। इस प्रकार से हो गया। अब इसका P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OP, और Q का स्थिति सदिश OQ हो गया।
मान लीजिए P के निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 z1, Q के निर्देशांक दिए गए हैं x2 y2 और z2। इस प्रकार से ये निर्देशांक हैं वो दिए गए हैं। अब हमें तो वेक्टर PQ बताना है, तो PQ वेक्टर क्या होगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। आपने जो दूरी सूत्र पढ़ा है उसी का काम आएगा, OQ माइनस OP वेक्टर। अब देखो आप क्या करोगे, आप OQ वेक्टर निकालना, x2 माइनस 0 i कैप, y2 माइनस 0 j कैप, z2 माइनस 0 k कैप। फिर आप क्या करोगे, x1 माइनस 0 i कैप, y1 माइनस 0 j कैप, z1 माइनस 0 k कैप। इस प्रकार से आप OQ और OP वेक्टर ज्ञात करना, फिर उन दोनों को घटा देना। लेकिन मैं सीधा ही लिख देता हूं, PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, और क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 k कैप। इस प्रकार से i कैप, j कैप और k कैप आ गए। अब देखो PQ वेक्टर आ गया। PQ वेक्टर को सीधा सोल्व करने का तरीका क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये आ चुका है हमारे पास PQ वेक्टर। अब यदि मैं बात करूं PQ का मैग्नीट्यूड यानी कि इसका परिमाण की यदि मैं बात करूं तो वो क्या होगा, रूट ऑफ, दूरी सूत्र का भी आपने परिमाण निकालना सीखा था, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आ गया इसका PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका परिमाण इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। ये हो गया दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश PQ, उसको हमने ज्ञात करना भी सीख लिया, यानी कि दो बिंदुओं के जो है निर्देशांक दिए गए होंगे आपको, जिससे आपको वेक्टर PQ बताना है। यदि यहीं पर आपसे QP पूछा जाए तो आप इसका विपरीत कर सकते हो। वो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 x, y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको सोल्व करते हो। आगे है सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र। अब देखो वेक्टर है उसको विभाजित करने के तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई वेक्टर दिया गया है, उसको विभाजित करने वाला बिंदु या उसका स्थिति सदिश वो क्या हो, उन दोनों के बीच में हो, यानी कि जो वेक्टर दिया गया है उसी के ऊपर हो, कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी अनुपात में वो विभाजित कर सकता है। दूसरा क्या हो, वो बाहर हो, यानी कि उस सदिश के ऊपर ना होकर बाहर हो, ये हो सकता है। तीसरा क्या होता है कि वो उसको मध्य में से काट रहा हो, आधा को इस तरफ आधे को इस तरफ। यदि खंड सूत्र में सबसे पहले यदि मैं देखूं तो वो क्या होता है, एक होता है आंतरिक विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन अब देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली मैं डायग्राम आधा बनाऊंगा लेकिन आपको समझना है। ये मान लीजिए मैंने बिंदु P दे दिया, इसको मैंने Q दे दिया, और ये क्या है, एक PQ वेक्टर है। क्या है ये, एक PQ वेक्टर है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर कोई एक बिंदु है C, वो इन दोनों को किसी भी m अनुपात n बोल दीजिए। ये अनुपात m है, ये n है, m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। यदि मैं इसको बात करूं, देखो इसको सोल्व करने का जो तरीका है, ये मान लीजिए मूल बिंदु है 0,0,0। आप इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, और फिर हमसे पूछा क्या गया है, C से पूछा गया है। तो जो OP वेक्टर है इसको मैं मान लीजिए नाम दे देता हूं A वेक्टर, OQ वेक्टर है इसको मैं नाम दे देता हूं B वेक्टर, और जो OC वेक्टर है उसको मैं नाम दे देता हूं C वेक्टर। तो आप इनको सोल्व करना है।
तो आप समझ गए होंगे, ये था समझाने का पर्पस। अब ये है, अब सी के जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने हैं। सी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को आंतरिक विभाजन करता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, m इंटू बी जो आपने 10वीं में पढ़ा था, प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। मैंने समझा दिया। ए वेक्टर क्या है, ओ पी, उसको यदि आप P बोलोगे ऊपर वाले बिंदु को, तो जो OP है वो क्या है, A वेक्टर। OQ है वो क्या है, B वेक्टर है। इस प्रकार से ये A वेक्टर और B वेक्टर है। कहीं आप ये मत समझ लेना कि जो ऊपर वाला बिंदु है उसको मैंने A वेक्टर नाम दे दिया है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक हो गया आंतरिक विभाजन, दूसरा होता है बाह्य विभाजन। मान लीजिए ये है कोई, इसको मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूं, यहां से जो आएगा उसको मैंने बी वेक्टर नाम दे दिया, और अब की बार जो सी है वो यहां है। अब देखो सी से ए वेक्टर का अनुपात है वो m है, और जो सी से बी का है उस अनुपात का नाम क्या है, n है। तो ये m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो सी जो वेक्टर होगा, सी या OC वेक्टर जो होगा वो क्या आएगा, m इंटू बी माइनस ऑफ n इंटू ए अपॉन m माइनस n। जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था खंड सूत्र, उसी का यूज हम ले रहे हैं। वहां पर आपके पास बिंदु थे, अब की बार हमारे पास क्या है, सदिश है। बस फर्क इतना ही है। यदि अब की बार मैं बात करूं मध्य में, या जिसे आप बोल सकते हो मध्य विभाजन, अब की बार क्या होगा, m और अनुपात n क्या है, वो 1:1 है। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। तो अब की बार मध्य विभाजन क्या होगा, 1 इंटू बी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर m और n का मान 1 और 1 रख कर देख लीजिएगा, यही फॉर्मूला आएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2। ये हो गया आपका आंतरिक विभाजन, ये बाह्य विभाजन, और ये क्या हो गया, मध्य विभाजन। अब यदि हम आगे चले, हमने जितना भी कॉन्सेप्ट समझा है उसके थ्रू आप एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई जरूर किया होगा। देखो, यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपका टारगेट है 100 में से 100 नंबर लाना, तो आपको ये निश्चित करना होगा कि आप एनसीईआरटी है उसको पूरी को कंप्लीटली को सॉल्व करके जाओगे। बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यदि आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आएगा। केवल डाटा चेंज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ये बात आप हमेशा याद रखना। यदि आप टारगेट लेकर के चल रहे हो 100 में से 100, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, जिन भी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी चलती है उन सभी में इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि एक बार करना। और यदि मैं आपको बताऊं तो मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आप सब लोग जो आपने नोट्स हैं वो मेरे साथ साथ ही तैयार कर रहे हो, क्योंकि यदि आप बाद में दोबारा तैयार करोगे तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, उतना ही टाइम आपको बाद में लगेगा और इसकी आपको पीडीएफ भी नहीं मिलने वाली। तो आपको देख के तो वीडियो को ही बनाने पड़ेंगे नोट्स। ये आपको एक वीडियो फॉर्मेट में मिल रही है क्लास, नहीं कि ये लाइव चल रही है। तो इसका आपको फायदा क्या होगा, बेनिफिट, कि आप इसको कहीं पर भी पॉज करके और जो भी मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं उसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट आए तो आप हमें भेज सकते हो, मैंने आपको माध्यम बता दिया है। या तो आप कमेंट कीजिए या आप
क्या कीजिए, या तो आप कमेंट कीजिए या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपना सवाल भेज सकते हो। अब ये है आपका आज का ये जो वेक्टर चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक, दो सदिशों का गुणनफल। अब यदि मैं गुणनफल की बात करूं तो वो दो प्रकार से होगा। एक होगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यदि इसको मैं डॉट को बनाने की कोशिश करूं तो ये ऐसा है। ये क्या है, ये डॉट को निरूपित करने का तरीका। एक है सदिश गुणनफल। अब अदिश से ये मत समझ जाना आप कि अदिश राशि होंगी, राशि तो सदिश ही होंगी, दो सदिशों का गुणनफल कर रहे हैं हम, उसको हम कहते हैं अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट, या उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। फिर आता है सदिश गुणनफल जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये इस प्रकार से क्रॉस का निशान है। ये है आपके आज की इस कक्षा के लास्ट टॉपिक्स दोनों जिनको हम अभी समझने वाले हैं। यदि हम सबसे पहले चलें दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल क्या होता है, आगे लिखा भी हुआ है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले पहला पॉइंट है कि दो हमें सदिश दिए गए हैं, मान लीजिए ए और बी दो सदिश दिए गए हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसको बोलते हैं हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ये क्या आएगा, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। यहां जहां पर थीटा क्या होगा, 0 से लेकर के थीटा क्या होगा 180 डिग्री के बीच होगा। 0 से लेकर के थीटा का क्या मान होगा, 180 डिग्री तक होगा। यह है ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा। अब यदि आप बात करोगे कि भैया इसमें थीटा का क्या मान रखेंगे हम, तो थीटा क्या है कि ए और बी के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम थीटा, जो भी एंगल आएगा उसको हम थीटा मान करके इसको सॉल्व कर रहे होंगे। यह है ए बी, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, ये हो गया ए डॉट बी। एक बात तो ये हो गई इसकी। दूसरी बात क्या है कि ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कोस थीटा हो गया। हाँ क्लास चल रही है ना, हाँ हाँ। अब यदि मैं आगे और बात करूं तो यहां पर यदि थीटा 0 हो जाए तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, यदि थीटा का मान 0 रखे तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा 0 होगा तो क्या होता है, आई कैप इंटू आई कैप। यानी कि एक वेक्टर है वो भी एक्स की दिशा में है, दूसरा वेक्टर है वो भी एक्स की दिशा में है, तो उन दोनों सदिशों के बीच कोण क्या होगा, 0 डिग्री। ये आपको समझ आ गया होगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इन वेक्टर का मान क्या आएगा, ये इकाई सदिश है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है,
तो 1 इंटू 1 1 आ गया, आई डॉट आई 1 आएगा ये, क्योंकि कोस थीटा का मान क्या आ गया 1 आ गया यहां पर, इसीलिए आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के क्या आएगा 1 आएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, ये क्या होगा? अब की बार एंगल क्या है, अब की बार देखो आई और जे यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनमें दो वेक्टर हैं, तो इन दोनों के बीच एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का, इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। अब इसी पर आधारित एक एग्जांपल लेंगे। लेट वेक्टर ए है वो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, वेक्टर बी है वो क्या है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब हमसे पूछा क्या गया है a डॉट बी, बताइए a डॉट बी क्या होगा? अब यदि मैं बात करूं x1 आई कैप का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करेंगे, आई कैप का आई कैप के साथ 1 आ जाएगा, तो x1 इंटू x2 आ जाएगा, आई कैप का जे कैप के साथ 0 आ जाएगा, तो ये पद 0 हो जाएगा, आई कैप का के कैप के साथ ये भी 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा x1 x2। अब यदि जे कैप वाले पद की बात करूं, इसको तीनों से गुणा करूं, ये 0, तो y1 इंटू y2 जे कैप इंटू जे कैप 1 आ जाएगा, प्लस यहां से क्या आएगा इसी प्रकार z1 z2 भी आ जाएगा, तो ये आ गया a डॉट बी। इस प्रकार से हम अदिश गुणनफल है वो ज्ञात करते हैं। अब तीसरा टॉपिक, a डॉट बी बराबर b डॉट ए होगा, ये हमेशा बराबर आएगा, a डॉट बी बराबर b डॉट ए। आप इनका मल्टीप्लाई किसी भी प्रकार से कर सकते हो, चाहे आप a को b से कीजिए या b को a से कीजिए, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो सेम आने वाला है। और कोई टॉपिक है क्या इसमें अदिश गुणनफल में? हाँ इतने ही है, यही थे जो आपको समझाने के लिए थे, इस प्रकार से है। एक चीज और यदि मैं आपको बताऊं, यदि मान लीजिए यहां पर a डॉट बी है, थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो, a डॉट बी 0 कब आएगा ये बताओ मेरे को। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो हम ये भी बोल सकते हैं चौथा पॉइंट कि a डॉट बी बराबर 0 है, तो a और b क्या होंगे लंबवत होंगे। यदि आपको ये दे दिया जाए कि वेक्टर a और b लंबवत हैं, तो आप ये भी लगा सकते हो कि a डॉट बी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, कोस 90 क्या आएगा 0 आएगा, कोस इंटू समथिंग यानी कि 0 इंटू समथिंग, तो वो 0 ही हो जाएगा, तो a डॉट बी क्या हो गया 0 हो गया। यही था आपका अदिश गुणनफल से रिलेटेड जितने भी बातें थी वो। अब है एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप क्या होता है वो देखते हैं। यदि वो मैं बात करूं, ये है, अब आप इसको सदिश ना बनाकर रेखा बना सकते हो, और इसका जो प्रक्षेप है वो ये है।
ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। तो ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप, या आप इसी को क्या बोल सकते हो, बी पर ए का प्रक्षेप। ये दोनों बातें एक ही हैं, आप आराम से एक बार इसको दोबारा पढ़िए। इसमें क्या बोला गया है, ए का बी पर, ए का बी पर, यहां पर क्या बोला गया है, बी पर ए का प्रक्षेप। तो इन दोनों का जो मान है वो क्या आएगा हमारे पास, आप इसको क्या किस तरह से करोगे, ए डॉट बी दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन जिस पर होगा। यह बात याद रखना, एक बार ध्यान देना, एक बार हेलो हेलो हेलो, नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर। बी पर ए का बी पर बोला गया है, यहां पर बी पर ए का बोला गया है, तो जो जिस पर होगा वो नीचे आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड ऑफ, ये है इसका प्रक्षेप। ये हो गया ए का बी पर प्रक्षेप। या इसी प्रकार आपसे पूछा गया हो बी का ए पर प्रक्षेप, बी का ए पर प्रक्षेप, आपको घबराना नहीं है, भाषा से खेलना है। लैंग्वेज से एग्जामिनर है वो आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि आप अच्छे से समझ के जाओगे और यदि आपने यहां से पढ़ा होगा तो आप जो भी एग्जामिनर बोलेगा उसकी बातों में फंसने वाले नहीं हो। बी का ए पर, अब की बार ए पर है तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी तो आएगा ही आएगा, अपॉन अब की बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। ए डॉट बी तो आएगा ही आएगा, अब की बार नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन ऑफ ए का मैग्नीट्यूड आ गया। इस प्रकार एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो हमने अदिश गुणनफल देखा है, प्रक्षेप देखा है, इन टॉपिक्स पर आपकी जो है प्रश्नावली 10.3 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक्स पर रिलेटेड हैं। तो आप इसके सभी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि मैं आपको बात करूं, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्या है, बोर्ड एग्जाम में आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है ना, इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब हमने अदिश गुणनफल तो देख लिया दो सदिशों का, अब बात करते हैं हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वो क्या होता है। दो सदिशों का यदि मैं सदिश गुणनफल की बात करूं तो वो क्या होगा कि अब की बार क्या है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। नाम से समझ आ रहा है कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो इसका सदिश गुणनफल क्या होगा, ए क्रॉस बी है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि मैं देखूं कि ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इसके साथ एन कैप और आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी आ जाएगा। जहां एन कैप क्या है, जहां एन कैप क्या है, ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश, ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश, इकाई सदिश, ये हो गया आप ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां
ए एन कैप क्या है, ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश आ गया। अब यदि हमने ये देख लिया ए क्रॉस बी, अब की बार साइन थीटा है, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, वो भी हम देखें तो वो क्या होगा। अब की बार आई क्रॉस आई, यानी कि थीटा क्या है, वो 0 है, 0 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। यदि साइन 0 का मान 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब की बार हमें समझ के आ रहा है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की क्या वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0। यदि इसी प्रकार मैं बात करूं आपके पास, अब देखो ये 0 आ गए। अब की बार सदिश गुणनफल है तो हमें दिशा का भी ध्यान रखना होगा। ये आई है, ये जे कैप है, और एक है ये वाला के कैप। अब की बार आप क्या ध्यान रखना कि यदि इन तीनों को क्लॉकवाइज, यदि हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ, और यदि हम के से आई की तरफ चलेंगे तब क्या होगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब क्या आएगा, आई क्रॉस जे। अब की बार क्या आएगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आई क्रॉस जे के बाद क्या आएगा, के कैप आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप, जे से यदि हम के की तरफ चलेंगे फिर क्या आएगा, आई कैप आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार के कैप क्रॉस आई कैप, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, जे कैप आ जाएगा। इस प्रकार से अब की बार आएगा। यह है सदिश गुणन। यदि मैं यहीं पर बात करूं और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, यहां पर क्या गए हम, आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ, के से आई की तरफ। अब की बार यदि हम विपरीत घूमे, आई से के की तरफ जाएं, आई कैप क्रॉस के कैप, फिर के कैप क्रॉस जे कैप, और लास्ट में क्या आएगा, जे कैप इंटू आई कैप। यदि हम अब की बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आई क्रॉस के। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो आंसर तो जे कैप आएगा, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा, माइनस का जे कैप आ गया। इसी प्रकार के से जे की तरफ चलेंगे तो आंसर तो आई कैप आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस का आई कैप। यहां पर क्या आएगा, जे से आई की तरफ चले हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब क्या आएगा, माइनस का के कैप आ जाएगा। इस प्रकार से आई क्रॉस के क्रॉस जे और जे क्रॉस आई है वो आ गया है, ये आएगा। और अब की बार ए क्रॉस बी है वो ज्ञात करेंगे, तो वो किस प्रकार से करेंगे उसका भी एक अलग तरीका होता है। ये हम सीधा ऐसे नहीं करेंगे जो डॉट प्रोडक्ट किया है, x1 x2 y1 y2, इस प्रकार से ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है। अब की बार यदि मैं बात करूं कि ए क्रॉस बी है वो 0 कब होंगे, 0 हो तब ए और बी क्या होंगे। अब की बार 0 कब हो सकते हैं, यानी कि साइन थीटा जब 0 हो तो क्या होता है, एंगल 0 हो उनके बीच में, एंगल 0 हो या एंगल 180 डिग्री हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, तब ए और बी क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि जब समांतर सदिश हो, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर होगा, तब क्या होगा, ए क्रॉस बी है वो 0 आएगा। इस प्रकार से ये आएगा। अब यदि हम इसी में एक चीज और डिस्कस करें तो ए क्रॉस बी माइनस का बी क्रॉस ए आएगा। चौथी चीज क्या होगी,
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वो बराबर नहीं होंगे, वो नेगेटिव में बराबर होंगे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इस टॉपिक पर केवल और केवल आपको ये जो तीन चीजें हैं मोस्टली यही ध्यान रखनी है। चौथी क्या होगी? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जब ए तथा बी त्रिभुज की भुजा हो, ए तथा बी त्रिभुज की भुजा हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? इसका फॉर्मूला है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यह भी आपको याद होना चाहिए, इस पर भी आपके एग्जाम में है, वो क्वेश्चंस आते हैं। चौथा क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चार टॉपिक तो हमने देख ही लिए। अगला टॉपिक क्या है? पांचवा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हम दो प्रकार से बताएंगे। एक तो क्या होगा इसमें? जब आसन भुजाएं दी हो, जब आसन भुजाएं दी हो, जब आसन भुजाएं दी हो, आसन भुजाएं समझ रहे हो कि समांतर चतुर्भुज है वो इस प्रकार से होता है, एक ये और एक ये, या ये और ये भुजाएं जब दी गई हो तब क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब की बार हमें परिमाण बताना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दूसरा क्या आएगा? जब विकर्ण दिए गए हो, जब विकर्ण दिए हो तब क्या आएगा? 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2। अब की बार क्या आएगा? D1 क्रॉस D2 आ जाएगा। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन ये जो दो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन तीनों को आप अच्छे से याद करके जाना। यदि आगे चले तो ये जो हमने टॉपिक समझा है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, उससे रिलेटेड आपकी प्रश्नावली 10.4 और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आएंगे। वो क्या आएंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल पर आधारित होते हैं। इसका हम एक क्वेश्चन है वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि अब की बार यदि ए वेक्टर दिया गया है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, तथा बी वेक्टर दिया गया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमसे दो चीजें पूछी गई। पहले ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, जो वेक्टर आएगा फिर उसका मैग्नीट्यूड है वो हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? ए क्रॉस बी, तो वो क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी है वो क्या आएगा? आपको इस प्रकार से वो बनाना है, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक, जो आपने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 4, वो बनाना है। यहां पर आपको आई कैप लिखना है, यहां पर आपको जे कैप लिखना है, यहां पर के कैप। आई कैप के नीचे आई वाले वैल्यू, यहां पर 1 इंटू आई कैप है, यहां पर 3 इंटू आई कैप है, यहां पर माइनस का 7 जे कैप है, यहां पर माइनस का 2 जे कैप है, यहां पर 7 के कैप और यहां पर 2 के कैप है। इस प्रकार से अब इस सारणिक को है आपको सॉल्व करना है। किस प्रकार से करेंगे? प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। इसको ओपन करेंगे, वो किस प्रकार से होगा? ए क्रॉस बी आई कैप इंटू
-7 इंटू 2 यानी कि -14, माइनस ऑफ -7 इंटू -2, तो वो भी क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। ये क्या आ गया, -14 आ गया। आई कैप बाहर मल्टीप्लाई है। अब की बार -j कैप, माइनस ऑफ j कैप। अब की बार क्या आएगा, 1 इंटू 2 तो 2 आ गया, माइनस ऑफ 7 इंटू 3 21, तो 2 - 21, बाहर क्या है, माइनस का j कैप मल्टीप्लाई है ही। अब की बार क्या आएगा, k कैप के ऊपर प्लस का निशान है तो प्लस का k कैप। यहां से क्या आएगा, 1 इंटू -2 तो ये आ गया -2, माइनस ऑफ -7 इंटू 3 क्या आ गया, माइनस का 21, तो ये आ गया माइनस का 21, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गया। बाहर के कैप है वो मल्टीप्लाई है ही, तो a क्रॉस b क्या आ जाएगा, यहां पर मैं सीधा सॉल्व कर देता हूं। 14, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -14 और +14 यानी कि 0 आई कैप। यहां से क्या आएगा, 2 - 21 माइनस का 19, -19 इंटू माइनस जे कैप यानी कि प्लस का 19 जे कैप। यहां से क्या आएगा, माइनस का 2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा, -2 + 21 क्या आ जाएगा, प्लस का 19 के कैप। तो अब की बार ये आ गया a क्रॉस b। इसी का यदि हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो इसका परिमाण क्या आएगा, रूट ऑफ 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अब यदि हम बात करें 19 का स्क्वायर क्या होगा, तो 19 इंटू 19, 9 इंटू 9 81, 8 और 8 17 19, ये 1 हो गया, 7 और 9 16, 3 यानी कि 361 क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 361 + 361, तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, इसको यदि हम ऐड करेंगे 1 और 1 2, 6 और 6 12, 80 लगेगी, 1 3 और 3 6 और 1 7, तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 722। इसका जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है। इस प्रकार से आप a क्रॉस b को है वो सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार से आपको a क्रॉस b दो सदिशों का सदिश गुणनफल है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और ये था आज की इस क्लास का अपना लास्ट टॉपिक। उम्मीद है आप सब लोगों को जितने भी मैंने आपकी आज की कक्षा में टॉपिक समझाए हैं वो सभी के सभी टॉपिक्स समझ में आए होंगे आपको। यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उसी के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।